हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस नए वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 5 इयर्स के PYQs जेई एडवांस के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारा जो 2019 था इसका हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आया था इसमें, और 2020 का भी इसमें भी एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। 2021 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था और इसमें भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें भी एक क्वेश्चन आया था। यानी कि इस वीडियो में हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चंस हैं, तो हम उन सभी 4 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये आया था 2019 में, पेपर 2 में आपको मिलेगा यह क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। इसमें एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज हुई है। तो लेट मी ड्रॉ द एरोज, ओके। और इसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर्स, ठीक है। और ये हमारी दोनों स्लिट्स हैं S1 S2, इन पर ये फॉल कर रही है लाइट। S1 S2 की डिस्टेंस 0.3 mm है और OP हमारा 11 mm है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी में अल्फा में हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो अल्फा में ये जो दोनों में कंडीशंस दी हैं, इन कंडीशंस पे हम देखेंगे कि कैसा इंटरफेरेंस मिल रहा है हमें P पर और O पर, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। और फिर हम सिमिलरली C और D ऑप्शन भी टिक करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं और हम यहां पर P पर कैसा इंटरफेरेंस है जानने की कोशिश करते हैं। इस इंटरफेरेंस को जानने के लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले यहां पर पाथ डिफरेंस को इंडिकेट करना पड़ेगा, कि पाथ डिफरेंस को देखना पड़ेगा कि पाथ डिफरेंस कितना है यहां पर। तो पाथ डिफरेंस के लिए मेरे पास एक तरीका है, तो चलिए उसी तरीके का यूज करते हैं। देखिए यहां पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये ठीक है। इसके जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है, यानी कि ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, इधर पे अगर आप देखोगे तो इधर पर ये दोनों रेज जो आएंगी, इनके पाथ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये मैंने इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी कि इस लाइन के जो लेफ्ट साइड का पूरा पाथ है उसमें उन दोनों रे में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहां पर मैं फिर एक लाइन ड्रॉ करूंगा और वो लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर। इस लाइन के जो राइट साइड का पोर्शन आप देख रहे हो, वहां पर भी दोनों रेज बराबर डिस्टेंसेस चल रही हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का है। तो वहां पर भी कोई भी पाथ डिफरेंस रेज में नहीं आ रहा है। तो यानी कि सारा का सारा पाथ डिफरेंस जो आ रहा है इन दोनों रेज में, वो सिर्फ इन्हीं दोनों ब्लू लाइंस के बीच में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अगर आप देखो, मैं इसे रे 1 लेता हूं ऊपर वाली को, और नीचे वाली को अगर मैं रे 2 लेता हूं, तो आप देखो कि नीचे वाली रे इतना एक्स्ट्रा चल रही है। आप देखो ये इतना लेंथ नीचे वाली रे एक्स्ट्रा चल रही है, यही दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस हम पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं लेट से अल्फा, और इस एंगल को हम लोग लेट से ले लेते हैं बीटा। ओके, और ये जो लेंथ है ये, इसे हम लोग ले लेते हैं यहां पर डेल्टा वाई, और इसे हम लोग ले लेते हैं, ये जो लेंथ है ये, इसे हम लोग ले लेते हैं यहां पर डेल्टा एक्स। और स्लिट की जो डिस्टेंस है S1 S2, इसको हम लोग D एज्यूम कर लेंगे। D इज एक्चुअली 0.3 mm, और कैपिटल D तो 1 मीटर है ही है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। अब हम यहां पर जो पाथ डिफरेंस लिखेंगे, तो पाथ डिफरेंस टोटल रे 1 और 2 के बीच में आएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। चलिए पाथ डिफरेंस कैसे लिखा जाता है इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये पाथ डिफरेंस आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है और उसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है। वैसे अगर आप CBSE बोर्ड की बुक्स देखेंगे तो उसका काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, लेकिन एक बहुत छोटा सा भी उसका एक्सप्लेनेशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। उसको हमेशा ध्यान रखिए और उस एक्सप्रेशन को हमेशा हमेशा यूज़ करिए, उससे आपका ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होगा। तो थोड़ी देर के लिए इस प्रॉब्लम को यहीं रहने देते हैं और हम चलते हैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने। उसके बाद वापस लौट करके हम इस प्रॉब्लम पे आएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को छोड़ करके अपनी अगली स्लाइड पर, और हम एक एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर मैंने 2 रेज बनाई हुई हैं, एक है रे 1 और एक है रे 2। यहां मैं इंटरेस्टेड हूं इन रेज के बीच का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने में। तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने में मैं वही काम करूंगा। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऐसे, और इसके राइट साइड में मैं मानूंगा कि राइट साइड में इसके जो पोर्शन आप देख रहे हैं वहां पर दोनों रेज बराबर डिस्टेंसेस चल रही हैं, तो यहां पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे इस ब्लू लाइन के लेफ्ट साइड में, नीचे की साइड में,
तो यहां पे ये रे इतना चल रही है, तो ये दिस इज द पाथ डिफरेंस एक्स। चलिए यहां पे मैं इस एंगल को ले लेता हूं बीटा, लेट से दिस एंगल इज बीटा, ओके। और ये पीओ इज वाई। स्टूडेंट्स ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा जो वाई डीएसी होता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन होता है, दैट अप्रोक्सीमेशन इज वाई इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल डी। ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है जो हमें हर हालत में अपने वाई डीएसी में कैलकुलेट कंसीडर करना होता है। तो अगर हमारा वाई डी से बहुत छोटा है तो ऐसे केस में क्या है कि हमारी जो स्क्रीन है वो हमारी स्लिट से बहुत ज्यादा दूर पे है। तो ये जो डायग्राम है जो आपको ऐसा दिख रहा है ये ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली में ये कुछ ऐसा होगा। देखिएगा मैं कैसा बना रहा हूं, ये कुछ ऐसा होगा, स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर होगी और ये कुछ ऐसे वैसे होंगे, बहुत ज्यादा ये नैरो बनेगा डायग्राम, देख रहे हैं, बहुत ज्यादा नैरो। तो इसकी वजह से होगा क्या कि यहां पर जो ये बीटा एंगल है ये बहुत ही छोटा एंगल होगा, बीटा एंगल इज वेरी स्मॉल, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम tan बीटा का यूज करेंगे। तो tan बीटा हमें यहां से मिल जाएगा y बाई कैपिटल डी। ये बहुत ही ऑब्वियस रिजल्ट मिल गया, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर ये बीटा है तो यहां पर आप देखिए ये हमारा 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल हमारा, ये एंगल हमारा 90 माइनस बीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो यहां पर भी देखिए आप, ये अगर 90 माइनस बीटा है तो ये भी हम 90 माइनस बीटा ले लेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो दोनों रेज, ये तीनों ही, ये दोनों रेज और ये जो तीनों लाइन है, ये तीसरी लाइन यानी कि 1 और 2 रे और ये बीच की जो तीनों लाइन है, इन तीनों को ऑलमोस्ट पैरेलल एज्यूम कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि ये बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर, तो ये एंगल्स बहुत छोटे हो जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट जीरो एंगल जैसा होगा और पैरेलल होंगी ये रेज आपकी, ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। तो इसको भी आप 90 माइनस बीटा ले लोगे और ये तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ ही किया था दोनों साइड से, ये 90 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी आपका बीटा हो जाएगा। अब ये एंगल अगर आपका बीटा हो गया है तो अगर आप इस ट्रायंगल में साइन बीटा का यूज करो तो साइन बीटा आपका यहां से लिख जाएगा परपेंडिकुलर जो कि है x ओवर हाइपोटेनियस जो कि है SS1 और S1 S2 को हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, स्मॉल d, तो उसकी जगह हम लिख देंगे स्मॉल d। अब आपको पता है कि ये एंगल्स बीटा बहुत छोटे हैं, एंगल बीटा इज वेरी स्मॉल, तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस सा रिजल्ट यूज कर सकते हैं। वो रिजल्ट है, ये ट्रिगोनोमेट्री में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा और बहुत बार यूज भी किया होगा, आपको पता होगा ये अच्छे से। सो y बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एक्स बाई स्मॉल डी। तो यहां से x आ जाता है y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ये है वो रिजल्ट जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। आइए हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चन पे वापस चलते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। ये एक्सप्रेशन हमेशा याद रखिए, मैं भी इसे याद रखता हूं हमेशा। चलिए तो यहां पे जो डेल्टा y है वो हमारा बहुत ही आसानी से लिख जाएगा। तो हमारा जो डेल्टा y है वो हमारा लिख जाएगा, तो दोस्तों यहां से अब हमारा डेल्टा v लिख जाएगा, डेल्टा v हमारा लिख जाएगा y, ये डिस्टेंस है y स्मॉल d ओवर कैपिटल D। तो ये हमारा डेल्टा y लिख गया। सिमिलरली हम यहां पर डेल्टा x भी लिख देते हैं। तो डेल्टा x तो लिखना और भी ज्यादा आसान है, डेल्टा x इज सिंपली d साइन अल्फा। आप डायग्राम देख सकते हो, ये एंगल अल्फा है और ये मैंने S1 S2 को d ले लिया है, तो दिस इज d साइन अल्फा। यानी कि अब हम अगले स्टेप में पाथ डिफरेंस बहुत आराम से लिख देंगे, डेल्टा y प्लस डेल्टा x। चलिए तो यहां पर हम इन दोनों में पाथ डिफरेंस लिख देते हैं, इन दोनों रेज में जो भी पाथ डिफरेंस हमारा आ रहा है। ये था हमारा डेल्टा y और ये था हमारा डेल्टा x, ये था हमारा अल्फा, ये था हमारा बीटा। तो पाथ डिफरेंस हमारा हो गया डेल्टा x प्लस डेल्टा y और यहां से हमारा डेल्टा x आ जाएगा d साइन अल्फा और डेल्टा y आ जाएगा हमारा y स्मॉल d बाई कैपिटल D। ओके, अब हम यहां पर इनकी वैल्यूज डालेंगे। तो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो कि d की वैल्यू है 0.3 mm और OP की y की वैल्यू है 11 mm। ओके, तो d की वैल्यू 0.3 mm, तो दिस वुड बी 0.3 इंटू 10⁻³ और साइन अल्फा की वैल्यू आपने देखा होगा यहां पर 0.36 ओवर पाई थी। देखिए 0.36 ओवर पाई, ये चूज करना है आपको। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं 0.36 ओवर पाई
प्लस y की वैल्यू यहां पर है 11 mm, सो 11 इंटू 10⁻³ d इज अगेन 3.3 इंटू 10⁻³ एंड कैपिटल D इज 1 mm। फ्रेंड्स यहां पर जो 0.36 ओवर पाई है, पाई को अगर आप 180 डिग्री डालोगे तो बहुत छोटा एंगल आता है रेडियन में, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इस पूरे टर्म को इग्नोर कर देंगे। अब आप कहोगे कि ये राइट वाला टर्म भी, तो ये भी टर्म छोटा ही है, ये भी टर्म कोई बड़ा नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर अगर आप 10 की पावर देख रहे हो तो -3 मिला के 10⁻6 बनता है, जबकि इधर अगर आप देखोगे तो ये जो साइन का वैल्यू है, इसका वैल्यू कुछ 10⁻5 के आसपास आता है, तो इधर पे 10⁻8 बनता है, यानी कि ये 1/100th पार्ट है ये, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.3 इंटू 10⁻6 मीटर्स। इसे हम लिख सकते हैं 3300 नैनोमीटर्स। ओके, ये हमारा बन गया, ये इनके बीच का पाथ डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पाथ डिफरेंस है उसको हम लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, और अगर ये इंटीजर आ गया स्टूडेंट्स, अगर ये इंटीजर आता है यहां पे, तो यानी कि कंप्लीट वेवलेंथ्स हो जाएंगी। यानी कि पाथ डिफरेंस आपको पता होगा कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा, ऐसा पाथ डिफरेंस अगर होता है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर ऐसा पाथ डिफरेंस हो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो हमें देखना है कि ये पाथ डिफरेंस ओवर लैम्डा करने पे किस तरह का एक्सप्रेशन हमें मिलता है। तो ये है 3300 नैनोमीटर्स ओवर 600 नैनोमीटर्स जो हमें दी थी, तो ये आ गया हमारा 5.5। देखिए दोस्तों, ये इंटीजर नहीं आया, हम चाहते थे कि पाथ डिफरेंस जो हमारा हो वो ऐसा हो जाए। अगर हमारा पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा ऐसा हो जाता और n इंटीजर आता, तो ये हमारा यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, लेकिन यहां पर पाथ डिफरेंस आ रहा है 5.5 टाइम्स लैम्डा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा यहां पर, इसको हम लिख सकते हैं 11/2, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 10 + 1/2, 5 + 1/2, यानी कि 5 वेवलेंथ्स और एक आधी वेवलेंथ्स। तो ये तय बात है कि यहां पर हमारा जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आने वाला है। तो ये चीज हमें पता चल गई कि यहां पर P पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ओके, तो यानी कि हम यहां पर चलते हैं पीछे स्लाइड में, तो देखिए यहां जो पॉइंट P है उस पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और यही हम ऑप्शन ए में स्टेट कर रहा है हमारा क्वेश्चन, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया पूरी तरह से। ओके, चलिए बी देखते हैं। बी में सेम अल्फा की वैल्यू के लिए आप ओ के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर हम ओ पर बात करेंगे, ओ के बारे में, तो ओ के बारे में अगर हम पाथ डिफरेंस लिखेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, या इसी स्लाइड में हम देखिए, अगर हम ओ पर पाथ डिफरेंस लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पाथ डिफरेंस में डेल्टा वाई का टर्म 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स आएगा, और डेल्टा एक्स डी साइन अल्फा है वो कि ऑलमोस्ट 0 है ही वैसे भी। तो यानी कि अगर हम ओ पर बात करेंगे तो कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है, और अगर यहां पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये टर्म भी 0 हो रहा है। ठीक है ना, पाथ डिफरेंस टोटल 0 हो रहा है, और पाथ डिफरेंस 0 होने पे फेज डिफरेंस भी आपका 0 हो जाएगा, और फेज डिफरेंस 0 होने की वजह से यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा, यानी कि पॉइंट ओ पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, तो बी में वही सेम बात लिखी, यहां पर कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं सी पर। सी पे क्या है, अल्फा 0 कर दिया है। अगर अल्फा 0 कर देंगे तो यानी ये रेज जो आपको ऐसे आ रही है, ये ऐसे ना आकर के बिल्कुल हॉरिजेंटली आएंगी, और तब ओ पर जब जाएंगी तो कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा। इसका आप डायरेक्शन बना के देख सकते, डायग्राम बना के देख सकते हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस केस है सी वाला। ये आपकी ऐसे स्लिट हो जाएगी और ये आपकी स्क्रीन हो जाएगी, और रेज आपकी बिल्कुल पैरेलल आएंगी, बिकॉज अल्फा इज 0। रेज आपकी ऐसे आएंगी और इधर पे पी ओ पर आपको मिलाना है। तो आप देखिए कहीं कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो अगेन फिर यहां पर हमें 0 पाथ डिफरेंस मिलेगा, जिसकी वजह से 0 फेज डिफरेंस मिलेगा, और अगेन हमें यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो चेक करते हैं, यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, तो स्टूडेंट सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होने को जा रहा है। सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया है। डी कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स एन एंगल डिपेंड्स ऑन
ऑन है यहाँ पर, इससे मैं करेक्ट कर देता हूँ, डिपेंड्स ऑन अल्फा। देखिए फ्रिंज विड्थ जो है वो अल्फा पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक चीज आप देख सकते हो, अगर हम फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इट इज लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ शिफ्ट करा सकते हो आप, अगर इधर पे इंसिडेंट लाइट रे को आप किसी एंगल पे डालोगे तो फ्रिंजेस आप शिफ्ट करा सकते हो, ऊपर शिफ्ट कर सकते हो फ्रिंजेस को, नीचे शिफ्ट कर सकते हो। ग्लास स्लैब अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे किसी भी स्लिट के सामने तो फ्रिंजेस को आप शिफ्ट करा सकते हो, लेकिन फ्रिंज का जो पैटर्न है, उनकी जो विड्थ है वो नहीं बदल सकते, क्योंकि वो इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसको बदलने के लिए तो या तो वेवलेंथ का यूज करना पड़ेगा हमें, या इनके बीच में कुछ अलग मीडियम इंसर्ट करना पड़ेगा जिसकी वजह से कुछ म्यू अलग हो जाए और उसकी वजह से लैम्डा अलग हो जाए, या डी या स्मॉल डी चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रिंज पैटर्न हमारा जो फ्रिंज विड्थ है वो हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, भले ही आपने एंगल अल्फा किया हो या जीरो किया हो। तो इसके लिए हम डी ऑप्शन चेक करते हैं। ये कह रहा है डिपेंड करता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, ये डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से हमारा फिर ये ऑप्शन भी गलत हो गया है, ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि इसके करेक्ट ऑप्शन से ए, बी एंड सी। चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। इसमें एक पैरेलल लाइट बीम आ रही है इस तरह से, और इस तरह का आपका ग्लास का कुछ पोर्शन है, और उससे रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज बाहर निकलती हैं, और आपको इनका वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। अप्रॉक्सीमेटली आपको देखना है कि कौन सा वेव फ्रंट होगा। तो यहां पर ये टिक करना बहुत आसान है। हम लोग अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए मैंने अपनी हेल्प के लिए बना रखा है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर रेज कुछ ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 रेज आप ऐसे ले लीजिए, 2 रेज आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे और ऐसे। स्टूडेंट सबसे पहले ही देखिए, अगर आप इसका सिर्फ अपर पार्ट देखें, सिर्फ इतना पार्ट अगर आप कंसीडर करो तो देखो ये थोड़ा सा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जैसा है, बिल्कुल आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जैसा दिखेगा। तो यहां पे रेज आपकी कन्वर्ज होंगी, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जैसा, तो यहां पे रेज आपके ऐसे कन्वर्ज होने लगेंगी स्टूडेंट्स, ऐसे। नीचे अगर आप देखोगे बीच वाला जो मिडिल पोर्शन है, अगर मिडिल पोर्शन को अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा प्लेनो कॉनकेव लेंस जैसा है। तो इस प्लेनो कॉनकेव लेंस की वजह से यहां पर ये जो रेज हैं थोड़ा थोड़ा डाइवर्ज होने लग जाएंगे ऐसे। और जो सबसे लोअर पार्ट है वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट जैसा ही है, तो इसको भी आप ऐसे ही कर दो, ठीक है। अब यहां पर आपके लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करना बहुत आसान है। आपको कन्वर्जिंग बीम का वेव फ्रंट आपको पता है कैसा होता है, तो इट विल बी लाइक दिस। डाइवर्जिंग बीम का भी वेव फ्रंट आपको पता है कैसा होता है, तो इट विल बी लाइक दिस। एंड अगेन ये कन्वर्जिंग बीम है, तो इसका भी वेव फ्रंट आपका हो जाएगा इस तरह से। तो इसका जो सही आपका जो ऑप्शन है, देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स, वो बी ऑप्शन आ रहा है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपका डबल स्लिट का एक सेटअप है जिसमें 2 रिफ्लेक्टिव इंडिसेस भी N1 और N2 है यहाँ पर, और स्लिट के बीच का सेपरेशन D है। थीटा एंगल पे एक डिटेक्टर रखा गया है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको देखने हैं, चेक करने हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं इसके बाद अगली स्लाइड पर, जहाँ पे हम इसका डायग्राम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो 2 अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली 2 अलग अलग मीडियम है। इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि हमारा जो एक स्लिट है वो हमारा N1 मीडियम में है, और दूसरा वाला D डेप्थ पर N2 मीडियम में है। तो स्लिट हमारी दोनों अलग अलग मीडियम में है। यहाँ पर एक डिटेक्टर है जो कि थीटा एंगल पे है इस तरह से, और लाइट इस तरह से आ रही है। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये लाइन और ये लाइन अलग है फ्रेंड्स, मतलब दोनों के एंगल अलग हमें क्वेश्चन में ऐसे दिए हुए हैं। ये दोनों एक लाइन के अलॉन्ग नहीं है, इनके बीच में कुछ एंगल है, दोनों पैरेलल नहीं है। ओके, चलिए, तो इस तरह से लाइट इंसिडेंट होती है यहाँ पर, तो हमें कुछ ऑप्शंस टिक करने होंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, ये रहे हमारे ऑप्शंस। तो यहाँ पर ये फेज डिफरेंस के बारे में पूछ रहे हैं हमसे, और ये भी पूछ रहे हैं कि ये डिटेक्टर में कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी या डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, और फेज डिफरेंस पे कंडीशन पूछ रहे हैं कि क्या ये N1 N2 पे डिपेंड करेगा या नहीं, और भी बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाऊंगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है कि इस डिटेक्टर में लाइट रेज आपकी पहुंचनी है, तो यहाँ तो ये रेज आपकी इस डॉटेड लाइन के पैरेलल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी डिटेक्टर इनको कैप्चर कर पाएगा। ओके,
अब देखिए यहां पर ये जो रे है इसको मुझे एक्चुअली यहां तक एक्सटेंड कर देना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां देखिए मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये पूरा येलो कलर का एक ही मीडियम है, तो इसको मुझे यहां तक एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, मैं इस पूरी लाइन को वापस से ड्रॉ कर देता हूं तो पूरी स्ट्रेट दिखेगी ये, लाइक दिस। जस्ट मिनट, अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रही है, ये लाइक दिस, ये। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको पता है ये जो ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है इसमें कुछ अलग इनका एंगल है, तो यहां पे मैं इनका एंगल ऐसे ले लेता हूं, लेट से दीज आर द इंसिडेंट लाइट रेज, और सिमिलरली यहां पर भी इनको भी पैरेलल करना है आपको। तो इस तरह से ये है और इस तरह से ये आपके डिटेक्टर पे पहुंच रही है रेज। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहां पर हम देखेंगे इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है। देखिए अगर आप इस लाइन को देखिए ध्यान से, यहां पर इस लाइन को अगर आप देखते हैं तो इसके जो राइट वाला पोर्शन है, जो नीचे जो ये पोर्शन है, इसमें दोनों रेस पैरेलल जा रही हैं और यहां पर दोनों में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे, तो इसके जो लेफ्ट साइड में है उधर भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी कि इधर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है और इधर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। जो पाथ डिफरेंस वाला रीजन है वो बीच में मार्क हो चुका है। इसमें हमारी ये जो रे है इसको हम लोग बोल देते हैं रे 1 और इसे हम लोग बोल देते हैं रे 2। तो रे 1 इतनी डिस्टेंस चल रही है, रे 2 इतनी डिस्टेंस चल रही है। ओके, यहां पर एक हमें लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। यहां पे ये लाइन है नॉर्मल, ये लाइन हो गई हमारी नॉर्मल की, दिस इज द नॉर्मल टू द इंटरफेस। ओके, यहां पर देखिए ये जो एंगल हो जाएगा, ये जो एंगल होगा ये हमारा एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट रेज, और ये जो होगा हमारा एंगल, ये होगा एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अगर ये एंगल आई होगा तो ये वाला छोटा सा जो आप देख रहे हैं ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये वाला 90 माइनस आई होगा तो ये वापस से आई हो जाएगा। इधर ये आर देख रहे हैं तो ये 90 माइनस आर होगा, और ये 90 माइनस आर होगा तो ये वाला एंगल हमारा वापस से आर हो जाएगा। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है इसे आप ले लो x, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रही है इसे आप ले लो x। तो चलिए मैं इसे ले लेता हूं x। तो ये जो लेंथ हो गई जो i के सामने बन रही है, दिस इज x साइन i, और ये जो डिस्टेंस बन रही है जो r के सामने बन रही है, दिस वुड बी x साइन r। तो यहां पे स्टूडेंट्स ऊपर वाली रे x साइन i चल रही, नीचे वाली रे x साइन r चल रही, तो ये इन दोनों का पाथ डिफरेंस दिख रहा है जो कि ओरिजिनल पाथ डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? ये जो आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, ये मीडियम में चला गया, ये एयर में चला गया नहीं है। जैसे यहां पर मैं दोनों का पाथ डिफरेंस x साइन i माइनस x साइन r नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग मीडियम में चली गई हैं। तो हमें क्या है, हमें पहले इनका इक्विवेलेंट पाथ लेंथ एयर में लिखना होगा, दोनों का इक्विवेलेंट पाथ लेंथ एयर में लिखना होगा, और उस पाथ का फिर हम डिफरेंस लेंगे, वो होगा इनका एक्चुअल पाथ डिफरेंस। तो वो बड़ा आसान काम है। आपको पता है कि अगर कोई भी डिस्टेंस x किसी मीडियम म्यू में चली जाती है तो उसका एयर में इक्विवेलेंट पाथ लेंथ होता है म्यू x। बहुत ही ऑब्वियस सा ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि ऊपर वाला लेंथ हो जाएगा हमारा n1 x साइन i, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा n2 x साइन r। ये इन दोनों का पाथ डिफरेंस हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें x कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका n1 साइन i माइनस n2 साइन r। ये बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आ गया है स्टूडेंट्स। ये जो आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो, ये यहां पर स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है। अगर इसको ऐसे इक्वल का निशान लगा दो तो ये स्नेल्स लॉ होता है, जो कि यानी कि n1 साइन i और n2 साइन r तो होते ही जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो इस डायग्राम का, इस फिगर का ऐसा अरेंजमेंट दिया है कि ये दोनों तो ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां पे आ जाएगा x टाइम्स 0, ये x टाइम्स 0 आ गया। अब इस 0 आ जाने की वजह से पाथ डिफरेंस 0 हो गया, पाथ डिफरेंस 0 हो जाने की वजह से फेज डिफरेंस भी 0 आ जाएगा। अब फेज डिफरेंस 0 आ गया तो डेफिनेटली डिटेक्टर पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो ये रहे हमारे ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। डेफिनेटली वो डी से इंडिपेंडेंट है, वो 0 ही है, तो इसे हम टिक कर देते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बी, द टू रेज इंटरफेयर
कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर, ये भी बिल्कुल सही है, ये हमें पहले ही बार में हमें ये भी पता चल चुका है। सी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज डिपेंड्स ऑन n1 बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n2, ये गलत लिखा हुआ है। फेज डिफरेंस हमने देखा यहां पर तो दोनों पर ही डिपेंड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये टर्म ऐसा स्नेल्स लॉ जिसको कि हमेशा जीरो ही होना है, भले n1 और n2 की वैल्यू कुछ भी हो, n1 और n2 की वैल्यू कुछ भी हो, i और r की वैल्यू ऐसे एडजस्ट हो जाएगी कि ये जीरो ही होगा। तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी यहां पर सही नहीं होगा, सी। तो यहां पर ये ऑप्शन सही नहीं। डी देखते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज वैनिशेस ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ डी। नहीं, फेज डिफरेंस यहां पर वैनिश कर रहा है, इसमें कोई भी डी पर कंडीशन नहीं आई है, ना ही कोई भी थीटा पे कंडीशन आई है, आप चेक कर सकते हो। इसे जीरो होने के लिए, इसको जीरो होने के लिए ना ही कोई डी पे कंडीशन आई है, ना ही कोई थीटा पे कंडीशन आई है। ये जीरो है तो जीरो है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। तो हमारे इसके करेक्ट ऑप्शन हैं ए एंड बी स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें पैरेलल रेज इस स्लैब पर इंसिडेंट होती हैं और इसमें n1 से n2 की तरफ ग्रेजुअली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है, लीनियरली इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। यहां पर हमें बताना है कि इसमें जो वेव फ्रंट जो इमर्ज होगा, बाहर जो वेव फ्रंट निकलेगा वो एक्चुअली कितने एंगल पे टर्न होगा। कुछ ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस देखिए। तो यहां पे ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन हमें देखना है और हमें ये भी देखना है कि डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं। इसमें एक खास चीज़ मैं इस प्रॉब्लम में आपको ये बताऊंगा कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो करेक्ट अगर आप इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस आप जब बीटेक वगैरह करेंगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाए जाते हैं एडवांस मैथमेटिक्स में। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस यहाँ पर हमारे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन इसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस बनते हैं। तो इस वजह से इसका एक अल्टरनेटिव वे टीचर्स ने ढूंढा है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और सभी ने वैसे ही सॉल्व किया है, क्योंकि ऑब्वियसली उस हाइपरबोलिक फंक्शंस का यूज करके बताने का कोई मतलब नहीं है। तो वो जो मेथड है वो पूरी तरह से सही नहीं है स्टूडेंट्स। डेफिनेटली सही मेथड तो वही है कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्रिएट किया जाए और बहुत लंबा प्रोसेस है और उससे कैलकुलेट किया जाए। तो जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन वो एक आइडिया लेने के लिए सही है, उससे हमें फंक्शन का आइडिया मिल जाएगा। वो एक शॉर्टकट मेथड है और उसी तरीके से हम इसे प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक रे है 1 और ये हमारे पास एक दूसरी रे है 2। ये रे जब एंटर होंगी तो इसके बाद देखिए जो रे 1 है वो एक डेंसर मीडियम में चलेगी, जबकि रे 2 उसके कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम में चलेगी। तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड फास्ट होगी, 2 की जो स्पीड है वो फास्ट होगी। तो जितनी देर में n यहां से यहां तक जाएगा उतनी देर में ये 2 जो है यहां से यहां जाकर थोड़ा आगे भी निकल जाएगी। तो लेट से ये x एक्स्ट्रा चल जाएगी उतने ही टाइम में जितने में ये सिर्फ इस स्लैब को क्रॉस कर पाएगी। तो चलिए देखते हैं हम इससे चलने में कितना टाइम लगता है। तो यहां पर इसकी स्पीड होगी ऑब्वियसली c/n2 और यहां पे लाइट की स्पीड होगी c/n1 और स्लैब से बाहर निकलने के बाद तो स्पीड हो जाएगी एग्जैक्टली c, क्योंकि वहां पे एयर है। तो चलिए चलते हैं, ये टाइम जरा देखते हैं कितना निकल रहा है। ये टाइम आता है आपका, लेट से दिस टाइम इज t1, तो t1 इज d/c/n2 और यहां से नीचे टाइम देखते हैं, हमारा ये टाइम है t2, तो t2 इज d/c/n1। तो हमारा एक्चुअली t1 टाइम जो है वो बड़ा होगा, t2 टाइम छोटा होगा। तो t1 टाइम हमारा बड़ा है और t2 टाइम छोटा है। तो t1 और t2 का डिफरेंस ले लेते हैं हम। ये टाइम, इतने टाइम में क्या होगा, इतने टाइम में वो x डिस्टेंस और चलेगी। तो दिस टाइम इज यूज्ड इन ट्रेवलिंग द डिस्टेंस x, सो विच इज इक्वल टू x ओवर स्पीड बाई स्पीड c। तो x यहां से आ जाता है हमारा t1 माइनस t2 टाइम्स c, यानी कि x की वैल्यू आएगी यहां से हमारा t1 माइनस t2 इज, ये चेक कर लेते हैं, t1 और t2 की वैल्यूज डालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा d कॉमन हो जाएगा और t1 में आपका ऊपर n2 है, n2 माइनस n1 टाइम्स c। सो दिस इज एक्चुअली x। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, दिस वुड बी आवर न्यू वेव फ्रंट, क्योंकि जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंची है उतने टाइम में ये वाली रे यहां से यहां पहुंची है। तो दिस वुड बी आवर न्यू वेव फ्रंट।
तो ये अगर हमारा नया वेव फ्रंट है तो फिर ये हमारी नई वेव हो जाएगी जो इससे ट्रांसमिट होने के बाद जाएगी ऐसे। तो हमें यहां पर ये एंगल पता करना है, व्हाट इज दिस एंगल थीटा लेट से। सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस एंगल थीटा? सो टेन थीटा अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर इज डी n2 माइनस n1 c, और बेस की जगह हम लोग लिख देंगे h, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन h था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया। इसमें एक चीज यहां पर देखनी पड़ेगी कि यहां पे c कैंसिल हो रहा है, क्योंकि d बाई T1 T2 की वैल्यू जब डालोगे तो c कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये c कैंसिल आउट है, ये c नहीं है यहां पर। तो ये हमारा आंसर हो गया dn2 माइनस n1 ओवर h। तो अब इतना आ जाने के बाद अब हम लोग अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन गलत है, देखते ही लग रहा है, क्योंकि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। तो एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी, इट विल ऑब्वियसली ए और सी दोनों ही बी को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों ही गलत हो चुके हैं। डी, डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ऑन n2 माइनस n1, बिल्कुल सही बात है, एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ n1 माइनस n2, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि इस फॉर्मूले में n1 और n2 आप देखिए कैसे अपीयर हो रहा है, वो डिफरेंस के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस ही इस टेन थीटा इनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना कि n1 और n2 की इंडिविजुअल वैल्यूज पर। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे बी और डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें मैं एक नोट यहां पर जोड़ना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैंने कहा था कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, तो थोड़ा मैं आपको आइडिया विजुलाइज कराना चाहता हूं कि एक्चुअली में क्या होगा। एक्चुअली में कुछ ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में जो दोस्तों होगा वो थोड़ा सा आप देखिए कि एक्चुअली में कैसा होगा। यहां पर मैं एक स्लैब बनाता हूं और यहां पर रेज आपकी ऐसे आएंगी, तो आपका जो पहला वेव फ्रंट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन अगला वेव फ्रंट आपका कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ऊपर वाली स्लो चलेगी, नीचे वाली फास्ट चलेगी। फिर और अगला वाला ऐसा बनेगा, फिर और अगला वाला ऐसा बनेगा, फिर ऐसे करके रे बाहर निकलेगी आपकी, यानी कि इस रे का अगर आप पाथ ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसा जाएगा, घूमता हुआ ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये एक्चुअली में यहां पर होने वाला है, जिसको कि यहां पर डिस्कस करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक अल्टरनेटिव मेथड यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारे 4 क्वेश्चंस थे जो कि हमने पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज लिए थे वेव ऑप्टिक्स पे। मिलते हैं जल्दी अगली बार एक नए वीडियो में, और रे ऑप्टिक्स के डिस्कस करने के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जेईई एडवांस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।